हेलो एवरीवन, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास का सिक्स्थ लेसन, जिस लेसन का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हम इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम उसको कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ तक जो एनसीईआरटी बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ में क्या बातें कही गई है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। विचरण का मतलब होता है घूमने के लिए, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका एग्जाम्पल आप रामायण में देख सकते हैं। जो रामायण का लगभग आखिरी पार्ट था, उसमें क्या होता है, राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा कि लव कुश जो उस घोड़े को रोक लेता है, मतलब उसको जाने नहीं देता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस घोड़े के माथे पे ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि जो इस घोड़े को रोकेगा उसे हमसे युद्ध करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ज़माने में ये यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि अपनी शक्ति को अच्छे से दिखा सके। और इसमें ये बातें स्पष्ट रूप से कही जाती थी कि अगर आपने मेरे घोड़े को उस राज्य से गुजरते हुए आपने रोका तो आपको मुझसे लड़ाई करनी होगी, और अगर आपने इसे जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चलते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो ये अश्वमेध यज्ञ की महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मतलब ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए हम उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ण है ब्राह्मणों का। उनका काम क्या था? उनका काम है वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण है हमारा शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा कि जो यज्ञ करने का अधिकार वैश्य को भी था। वर्गों में जो अंतिम स्थान है वो शूद्रों का है। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्यापन का अधिकार नहीं था। तो आपने चारों वर्णों के बारे में समझ लिया। पहला था ब्राह्मण, जिनका काम क्या था? पूजा पाठ करना। दूसरा था क्षत्रिय, जिनका काम था युद्ध करना, रक्षा करना। तीसरा वैश्य, जो व्यापार, कृषि, पशुपालन वगैरह करते थे। और चौथा था शूद्र, जो कि इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ठीक है। अगला हमारा पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होते थे। अब अगला पॉइंट है, उसी समय कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार,
शिकारी तथा भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों को चंडाल भी कहा जाता था जो शवों की अंत्येष्टि करते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वन व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया। मतलब जो ब्राह्मणों ने इस वन व्यवस्था को बनाया था, इनको उस समय कितने लोगों ने नकार दिया। अब हम बात करते हैं जनपद की। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन। जन का मतलब होता है जनता। ठीक है, तो जन की बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। पुरातात्विदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। मतलब पुरातात्विद कौन होते हैं? जो इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। मतलब इन सब जगहों को, ऐसी प्राचीन जगहों को वो खुदाई करवाते हैं और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये जो सभ्यता थी कब से कब तक थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, हर चीज़ के बारे में पुरातात्विद पता करते हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर्जी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से हमें पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लाल रंग वगैरह का प्रयोग किया गया था, इसलिए। इन बर्तनों पर चित्रकारी भी की गई थी, इसलिए भी किया जाता है। चित्रित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन बर्तनों पर चित्र वगैरह बनाए गए थे। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब हम बात करते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंद की गई थी। मतलब राजधानियों को किले बंद की गई थी। किले से एक मतलब घेरा किया गया था, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए भी वो बड़े बड़े दीवार खड़ी करते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। उस जमाने में आहत सिक्के चलते थे, तो सैनिकों को आहत सिक्के के रूप में भुगतान किया जाता था। महाजन पदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारी और सेवकों की आवश्यकता भी होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। मतलब जो व्यवस्था आप आज वर्तमान में देख रहे हैं ना, इनकी कुछ छवि आप पुराने ज़माने में भी देख सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि उस ज़माने में अगर ये चीज़ें अपनाई जाने लगी थी, क्योंकि उनको मानना था महाजन पद को अगर चलाना है तो उसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सिर्फ उपहार जो गिफ्ट मिल रहे हैं हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, आम जनता पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। जैसे फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय किसान थे। प्रायः उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग किसे कहते हैं? मतलब उपज के 6वां हिस्सा कर के रूप में जो निर्धारित किया जाता है उसे भाग कहा जाता है। ठीक है, मतलब 100 रुपये हैं, 100 रुपये को 6 भागों में डिवाइड कर दो तो उसका जो पहला भाग है वो दे दिया जाता था। मतलब 16-17 रुपये। अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसका 6वां भाग जो होगा 16-17 रुपये के आसपास होगा, वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में
एक दिन काम करना पड़ता था। मतलब उनको टैक्स वो लोग कैसे देते थे, पूरे महीने अपने लिए काम करते थे, लेकिन उसमें से एक दिन वो राजा के लिए काम करते थे। किस लिए? टैक्स के रूप में। ठीक है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ा। मतलब जिनके पास जो था वो उनसे उन्हीं रूप में वो टैक्स लिया करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कृषि में परिवर्तन। उस समय हमारे मतलब एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन आया। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसलों की उपज बढ़ गई। कहने का मतलब है कि पहले ज़माने में लकड़ी के फाल का प्रयोग किया जाता था, तो उसकी जगह अब लोहे का फाल बनने लगा, क्योंकि जो लकड़ी के जो फाल होते थे वो ज़मीन को ज़्यादा गहराई तक नहीं खोदते थे, जिससे क्या होता था, जो ज़मीन की जो उपजाऊपन शक्ति है उसका प्रयोग वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते थे। अब जब लोहे का फॉल आने लगा तो वो ज़मीन को गहराई तक खोदते थे, जिससे मतलब फसल भी अच्छी होने लगी। ठीक है। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। तीसरा, ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। मतलब दो पॉइंट आप बता सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया। एक तो लकड़ी के हल की जगह लोहे का हल का प्रयोग किया गया। दूसरा, धान में पहले किया जाता था, पहले बीज छिड़क कर खेती की जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह क्या किया गया, धान के पौधे को तैयार किया गया, फिर उनका रोपण किया गया। अब हम बात करते हैं मगध की। एक मिनट जी। देखिए, अब मगध 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। और मगध नदी से क्या क्या फ़ायदा होता था? यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी। लोह अयस्क का मतलब होता है जहाँ जिससे लोहा बनाया जाता है। ठीक है, उसकी खदानें थी उस समय। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो ये चीज़ें क्या है, ये सारी जो सिचुएशन है ये मगध को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। ये भी पूछा जा सकता है कि मैसिडोनिया का राजा कौन था? वो था सिकंदर। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो मतलब वो उन्होंने एक तरह से युद्ध करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो जानते थे कि मगध उस समय बहुत ही शक्तिशाली है, हम उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक तो हथियार है, दूसरा हाथियों की सेना है ना। तो इस वजह से मगध पर आक्रमण नहीं किया गया। मतलब उन्होंने आक्रमण करने से मना कर दिया उनके सिपाहियों ने। अब हम बात करते हैं वज्जी। मगध के नज़दीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे, मतलब बहुत सारे राजा होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे
क्या करना है और किस तरह करना है, किस प्रकार इनको युद्ध करना है, मतलब हर चीज़ों का फैसला ये लोग करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमक्कार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, मतलब इन सभाओं में इनका हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं दीघ निकाय। एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। बुद्ध ने कहा है कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब पूर्ण और नियमित सभाएं का मतलब होता है रेगुलर, क्योंकि सभाएं करने से क्या होता है, जब सभी राजा मिलके एक साथ बातचीत करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या को वो आसानी से हल कर सकते हैं और इससे उनकी शक्ति भी बढ़ती है। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। ये किसने कहा था? बुद्ध ने। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा, मतलब संघ को क्या बोलते हैं? संगठन या सभा कह सकते हैं। गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। किसने? गुप्त शासकों ने। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। मतलब कब की? 2500 साल पहले। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब कहने मात्र का लोकतंत्र है, क्योंकि आप देखोगे आज के ज़माने का जो लोकतंत्र है जहाँ पे ना महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, हर जो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है सभी को भारत का नागरिक माना जाता है ना। और एक चीज़ ये भी है कि जो विदेश के हैं उनको नागरिकता अभी भी नहीं दी जाती है, लेकिन उस समय क्या था, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था और जो आयु थी वो 30 साल से ऊपर की थी। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो आप समझ सकते हैं पूर्ण रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का लेखन कब हुआ था? 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। तो दोस्तों इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बस मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिखे हैं। और ये वीडियो देख अपना अगर आपने पूरा सही से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक से मैच कर सकते हैं, आपको कोई भी पॉइंट्स इसमें मिस नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।